कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 3 आंकड़ों का प्रबंधन। आज की क्लास में इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास बहुत ही ध्यान पूर्वक अच्छे से समझनी है, क्योंकि किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले यदि आप लोगों ने उस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय अच्छी तरह से समझा है, अच्छी तरह से आपको ये सामान्य परिचय इसका भूमिका आती है, तो आप लोगों को प्रश्नावली के सवाल हल करने में बहुत मजा आएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग उसके सभी सवालों को हल कर पाओगे। तो आपको गणित पढ़ने से पहले किसी भी प्रश्नावली को आप सोल्व करो उससे पहले उस प्रश्नावली का सामान्य परिचय अवश्य समझे। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो पिछली क्लासों में जैसे कक्षा 6 में भी आप लोगों ने आंकड़ों के बारे में पढ़ा है, आज हम इसको और विस्तार से समझेंगे और इनका प्रबंधन करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो आंकड़े क्या होते हैं, डाटा कहते हैं अंग्रेजी में इन्हें, ये क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक कक्षा टेस्ट हुआ, ठीक है, उस वो टेस्ट आपके 10 अंक का था। कितने अंक का था? 10 अंक का। अब 10 अंक में से विद्यार्थियों को इस प्रकार से अंक प्राप्त हुए। किसी विद्यार्थी को 2 नंबर मिले, किसी को 7 आए, किसी को 9 आए, किसी को 8 आए, फिर किसी को 2 आए, 3 आए, किसी को 5 आए, किसी को 7 आए, किसी को 9 आए, किसी को 2 आए, किसी को 3 आए, किसी को 5 आए, किसी को 7 आए। इस प्रकार से नंबर मिले। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ये आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? आंकड़े कहलाएंगे। या यूं समझ लीजिए कि आप लोगों ने एक वार्षिक परीक्षा दी या अर्धवार्षिक परीक्षा दी और उसमें आपको अंग्रेजी में 15 नंबर मिले। ठीक है, गणित में आपको 20 नंबर मिले। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आपको 10 नंबर मिले, विज्ञान में आपको 25 नंबर मिले। ठीक है, और संस्कृत में आपको 15 नंबर मिले और हिंदी में आपको 20 नंबर प्राप्त हुए। तो ये जो नंबर हैं ये आपके क्या हैं? आंकड़े हैं। क्या ये? आंकड़े हैं। और उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने गांव का एक सर्वे करने गए। अब सर्वे में आपको ये पता करना है कि आपके गांव में कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, कितने व्यक्ति अनपढ़ हैं, कितने व्यक्ति 12वीं पास है, कितने व्यक्ति बीए पास है। अब आपने सर्वे किया तो आपको पता चला कि उस गांव हमारे गांव में जो बीए पास है वो 25 व्यक्ति हैं, जो 12वीं पास है वो 15 व्यक्ति हैं, जो 10वीं पास है वो 50 व्यक्ति हैं, जो 8वीं पास है वो 7 व्यक्ति हैं, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े मतलब अनपढ़ हैं उनकी संख्या 4 है। तो ये जो संख्या होगी ये क्या कहलाएंगे बेटा? आंकड़े कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आंकड़े। अब हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों का सबसे पहले संग्रह करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों का क्या करते हैं? आंकड़ों का करते हैं संग्रह। संग्रह मतलब आंकड़ों को सबसे पहले हम इकट्ठा करते हैं। आंकड़ों को सबसे पहले क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। भाई आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, फिर आंकड़ों का संग्रह करने के बाद हम करते हैं आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का क्या करते हैं? आंकड़ों का संगठन करते हैं। संगठन मतलब उनको व्यवस्थित रूप से जमाते हैं। व्यवस्थित रूप से एक ऐसी व्यवस्था में उसको रखते हैं ताकि हम उसको देखते ही पता लगा सकें या कुछ अपनी जो भी आवश्यकता है वो उनसे हम ले सकें। तो आंकड़ों का संगठन हम 2 तरीके से करेंगे। कितने तरीके से? सबसे पहला है सारणीबद्ध तरीके से, सारणीबद्ध। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है दंड आलेख। दंड आलेख अंग्रेजी में बोलते हैं बार ग्राफ। तो 2 तरीके से हम आंकड़ों का संगठन करेंगे, सारणीबद्ध और दंड आलेख तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? आपको आंकड़ों का संग्रह करना होगा, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे। फिर आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उन आंकड़ों का क्या करेंगे? संगठन करेंगे, मतलब उनको व्यवस्थित रूप से जमाएंगे। और संगठन 2 तरीके से करेंगे, सारणीबद्ध तरीके से और दंड आलेख तरीके से। ठीक है, तो आंकड़ों के बारे में और अगर आपको समझना है तो जैसे क्रिकेट मैच जानते हो, तो क्रिकेट में किसी खिलाड़ी ने एक मैच में 10 रन बनाए, दूसरे में 20 बनाए, अगले में 21 बनाए, अगले में 50 बनाए, अगले में 0 बनाए, अगले में 100 बनाए। तो ये जो रन है, ये रनों की जो संख्या है वो क्या है? आंकड़े हैं। अब इनको आप लोगों ने अगर मैच देखते हो तो स्क्रीन पर भी कुछ इस तरह से दंड आलेख में और दंड आलेख में ठीक है सारणीबद्ध तरीके से ऐसे इस प्रकार से उनका भी आलेख बनाया जाता है, मतलब एवरेज औसत वगैरह उनका निकाला जाता है। ठीक है ना।
अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले तो अब आंकड़ों का क्या करेंगे, संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अब कुछ आंकड़े तो ऐसे होते हैं जिनको इकट्ठा करना आसान होता है और कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिनको इकट्ठा करना थोड़ा कठिन होता है। तो देखो जैसे स्कूल के आंकड़े हैं कि आप बच्चों को इस प्रकार से नंबर प्राप्त हुए, तो इन आंकड़ों को इकट्ठा करना आसान है क्योंकि सर के पास गए तो उन्होंने लिख रखा है तो वहां से ले लिए, या बच्चों की कॉपियों में से हमने देख लिया कि उनको इतने नंबर प्राप्त हुए, तो इनको इकट्ठा करना आसान है। अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान परीक्षा में जो आपको नंबर मिले उनको भी इकट्ठा करना आसान है, मैथ वाले आंकड़ों को भी इकट्ठा करना आसान है। लेकिन इस प्रकार के जो सर्वे वाले आंकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। जैसे मान लो किसी गांव का सर्वे करना है तो वहाँ हमें जाना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, वहाँ से जानकारी जुटानी पड़ेगी, कितने लोग 12वीं पास है, कितने लोग BA पास है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ आंकड़ों को तो हम आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं और कुछ आंकड़ों को हम कठिन, मतलब थोड़े मुश्किल इकट्ठे होते हैं। अब देखो आंकड़ों को सबसे पहले सारणीबद्ध क्रम में हम किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, किस प्रकार से इनका संगठन करते हैं। अब देखो सारणीबद्ध तरीके से हम उनको किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। आपको प्रश्न में ये दिया हुआ है कि एक कक्षा टेस्ट हुआ, 10 अंक का था, उसमें विद्यार्थियों को इस प्रकार से अंक प्राप्त हुए, मतलब किसी विद्यार्थी को 4 नंबर मिले, किसी को 6 नंबर मिले, किसी को 7 मिले, इस प्रकार से उनको नंबर मिले। अब इसको हमें क्या करना है, सारणीबद्ध करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, आंकड़ों का संग्रह, मतलब आंकड़े इकट्ठे कर लिए। अब इकट्ठे करने के बाद इनका क्या करेंगे, संगठन करेंगे। कौन से तरीके से, सारणीबद्ध तरीके से। तो देखो किस प्रकार से करते हैं, सारणीबद्ध तरीके से हम आंकड़ों का संगठन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अंक है ना, ये अंक प्राप्त हुए, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे अंक, ठीक है, जो प्राप्त हुए वो ही लिखेंगे। अंक प्राप्त हुए तो अंक लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें सबसे छोटा अंक कितना है, 2, ठीक है, 1 भी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। फिर उसके बाद आपके 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6, 7, 8, 9 तक है, तो लिख लेंगे। 1 भी अंक मिला, 2 मिला, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लिख लिए। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, अंक। अब दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे मिलान चिन्ह, क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह, ठीक है। और तीसरे नंबर पे लिखेंगे हम छात्रों की संख्या, ठीक है, क्योंकि अंक किसको मिले हैं, छात्रों को मिले हैं। तो सबसे पहले तो लिखना है जो आपको दे रखा है, अंक दे रखे तो अंक लिखेंगे, दूसरे नंबर पे मिलान चिन्ह लिखेंगे और तीसरे नंबर पे छात्रों की संख्या लिखेंगे। अब देखो अंक में देखेंगे 1। अब हमें देखेंगे यहाँ पर कि 1 अंक कितने विद्यार्थियों को मिले, तो हम देखो इसमें 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार ही आ रहा है। 1 अंक कितने विद्यार्थी को मिला, 1 ही विद्यार्थी को मिला। तो मिलान चिन्ह में हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन बना देंगे। 1 अंक मिला है तो 1 लाइन बनाएंगे, 2 अंक मिले तो 2 लाइन बनाएंगे, ठीक है ना, 1 बना दी। अब छात्रों की संख्या बताओ, इनमें से कितने छात्रों को 1 अंक मिला, 1 ही छात्रों को मिला, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 2 अंक कितने छात्रों को मिले, तो देखेंगे, देखो इसमें ये 1, 2 और फिर 3, कितने छात्रों को मिले, 3। तो हम देखो मिलान चिन्ह में 3 छात्रों को मिले ना, 1, 2 और 3 लाइनें बनाएंगे, ठीक है। अब छात्रों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3। तो 2 अंक कितने छात्रों को मिले, 3 छात्रों को। अब 3 अंक कितने छात्रों को मिले, देखो यहाँ से 1 और 1 कितने, 2, कितने छात्रों को मिले, 2। तो हम यहाँ कितने लाइनें बनाएंगे मिलान चिन्ह में, 2 लाइनें, और छात्रों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो 4 अंक कितने विद्यार्थियों को मिले, देखो 1 विद्यार्थी को, 2 विद्यार्थियों को, 3 विद्यार्थियों को, 4 अंक कितने विद्यार्थियों को मिले, 3। तो यहाँ मिलान चिन्ह में 1, 2, 3 लाइनें बनानी है और विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब 5 अंक कितने विद्यार्थियों को मिले, देखो 1, 2, 3, 4, 5, कितने विद्यार्थियों को मिले, 5। अब ध्यान से समझ लेना 5 कैसे, 5 मिलान चिन्ह में 1, 2, 3, 4, हम ये 4 तक ही लिख सकते हैं। 4 के बाद आपको ऐसे बढ़ाना है 5, हो गया 5। अगर मान लो 6 होती तो फिर यहाँ 6 लेते, हो गया 6, 7 होती 7, 8, 9, अब हो गया 4 के बाद ऐसे लाइन बनानी है। ये आपको 4 तक करना है, 4 के बाद ज्यादा नंबर आए तो ऐसे लाइन बनानी है, ठीक है ना। देखो ये जो 5 अंक हैं वो कितने छात्रों को मिले, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो 4 लाइन तो मैंने ऐसे बनाए और 1 लाइन ऐसे, हो गए 5। छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब 6 अंक कितने छात्रों को मिले, 1, 2,
3 4। कितने छात्रों को मिले? 4। तो 4 में देखो 1 2 3 4 सीधा बन जाएगा। 5 होते तो ऐसे लाइन आ जाती। छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब 7 अंक कितने छात्रों को मिले? 1 के बाद आपके 2, कितने छात्रों को मिले? 2। तो 2 लाइनें 1 2 और छात्रों की संख्या 2 आ जाएगी। 8 अंक कितने छात्रों को मिले? एक ही छात्र को मिले, एक लाइन आ जाएगी और यहाँ भी छात्र की संख्या 1। अब 9 अंक कितने छात्रों को मिले? 9 अंक भी आपके एक ही छात्र को मिले, एक को ही मिले ना, यहाँ एक लाइन आ जाएगी और यहाँ कितना आ जाएगा? आपके छात्रों की संख्या भी 1 आ जाएगी। तो हमने क्या किया? सबसे पहले तो आंकड़ों का संग्रह कर लिया, इकट्ठे कर लिए आंकड़े। इकट्ठे करने के बाद उनका क्या किया? हमने संगठन किया। और कौन से तरीके से किया? सारणीबद्ध तरीके। तो सारणीबद्ध तरीके से इस प्रकार से आंकड़ों का संगठन हम करते हैं। अब हम आंकड़ों का संगठन करेंगे दंड आलेख से। कैसे करेंगे? दंड आलेख। अब देखो कैसे करते हैं, पहले बताओ। देखो अब हम आंकड़ों का संगठन करेंगे दंडालेख, ठीक है। दंडालेख में तो दंडालेख में देखो प्रश्न इस प्रकार से है कि कोई एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में विषय और अंक दे रखे हैं। 10 नंबर का टेस्ट है, उसमें अंग्रेजी में 7 अंक आए, गणित में 8 आए, विज्ञान में 6 आए, हिंदी में 2 आए, संस्कृत में 3 आए और सामाजिक विज्ञान में 5 आए। इनको में क्या करना है? दंडालेख बनाना है। अब दंडालेख कैसे बनाएंगे? एक लाइन तो हम ऐसे सीधी बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ हो तो ग्राफ में बनाना है आपका आलेख में, ठीक है। और एक लाइन अभी हम कच्चा बना रहे हैं, फिर बाद में हम पक्का बना देंगे। एक लाइन हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है? एक तरफ तो लिखने हैं सब्जेक्ट और एक तरफ लिखने हैं अंक। तो एक तरफ तो विषय लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे? अंक लिखेंगे। अब देखो अंक कितने आपके? 2 3 5 6 7 8। तो इसमें क्या होता है? पैमाना लेना पड़ता है। पैमाना, पैमाना कैसे? मतलब 1 इकाई बराबर 1 अंक, ऐसे ले लो। 1 इकाई बराबर 1 अंक ले लो, ठीक है भैया। 1 इकाई बराबर 2 अंक ले लो, जो आपको मतलब यहाँ पर अच्छा लग रहा हो, मतलब जो यहाँ पर यूज में आ रहा हो। जैसे यहाँ अंतर कम का ही है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो हम पैमाना क्या लेंगे? 1 इकाई बराबर 1 अंक, ठीक है ना। ये ले लेंगे। कैसे? मतलब जैसे यहाँ 0 होता है, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ले लिया इस प्रकार से। अब ये लेने का मतलब ये है, ये तो क्या हो गया आपके अंक, कि यहाँ पर जो अपना गैप था ना वो 1 1 का ही है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 1 1 1 का ही गैप आ रहा है। जैसे यहाँ आ जाते 50, फिर 40, फिर यहाँ 30, फिर यहाँ 20, 10, फिर यहाँ 50, ऐसे होते हैं। तो हम 1 इकाई बराबर, देखो कितने कितने का सब में ज्यादातर अंतर 10 का दिख रहा है, तो ऐसे ले लेते हैं 1 10। तो यहाँ कैसे लिखते हैं? 10 20 30 40 50 60 70, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर देख के ये लेना है। अब दूसरे लिख लें विषय, जैसे यहाँ लिख लेंगे हम अंग्रेजी, ठीक है। फिर यहाँ वो भी आपकी 1 1 का होना चाहिए, जितना अंतर इधर उतना अंतर इधर होना चाहिए। जैसे यहाँ लिख लेंगे गणित, ठीक है ना। फिर यहाँ लिख लेंगे हम विज्ञान, ठीक है। फिर यहाँ लिख लेंगे, एक तरफ विषय लिखना है और एक तरफ अंक लिखने हैं। यहाँ लिख लेंगे हम हिंदी, ठीक है ना। और यहाँ लिख लेंगे हम संस्कृत, ठीक है। और फिर यहाँ लिख लेंगे हम सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इस तरह से लिखना है। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कितने नंबर मिले? 7 मिले ना। तो देखो इधर और इधर दोनों तरफ बराबर लेके यहाँ 7 से हम इस प्रकार से एक दंडालेख बना देंगे, ऐसे, ठीक है। अब दूसरा विषय गणित, गणित में कितने अंक मिले? 8 यहाँ है, तो देखो यहाँ से 8, ये गणित में हो गया आपके 8 अंक, ठीक है। अब विज्ञान में 6 अंक मिले, तो ये 6 के सामने देखेंगे इधर से, तो ये हो गया आपके कितने अंक? 6 अंक। अब हिंदी में 2 अंक मिले, तो हिंदी में 2 अंक मिले, तो ये हिंदी में बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, पास में 2 अंक। संस्कृत में 3 अंक मिले, तो ये 3 है, तो ये 3 पे देख लेंगे। संस्कृत में कितने अंक मिले? 3। सामाजिक विज्ञान में 5, तो ये सामाजिक विज्ञान में कितने हो जाएंगे? 5 अंक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या बनाओगे? इस प्रकार से आप बनाओगे दंड आलेख। देखो कभी कभी क्या होता है कि दंड आलेख को डबल भी बनाना होता है। डबल कैसे? मान लो कि ये आपका प्रथम टेस्ट के नंबर है। कौन से टेस्ट के? प्रथम टेस्ट के। अब आपको द्वितीय टेस्ट के नंबर इस प्रकार मिले, यहाँ 6 नंबर आए द्वितीय टेस्ट, यहाँ 9 नंबर आए, यहाँ 7 नंबर आए, यहाँ 5 नंबर आए, यहाँ
7 नंबर आए और यहाँ 4 नंबर आए। ठीक है, अब इन नंबरों को भी आपको क्या करना है, फिर इसमें दर्शाना है। तो देखो कैसे दर्शाएंगे। अंग्रेजी में फिर कितने हैं, 6। दूसरे टेस्ट में कितने हैं, 6। तो अंग्रेजी है तो यहाँ 6 तक ले लेंगे हम। ये थोड़ा आप ये बड़ा बनाएंगे और इसको हम क्या कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे। इसका मतलब ये होगा ये दूसरे टेस्ट के नंबर है और ये पहले टेस्ट के नंबर है। जैसे गणित में 9 आए तो गणित में देखो गणित का ये रहा, पहले 8 थे तो 8 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 9 और इसको हम ये कर देंगे ब्लैक। इससे ये पता चलेगा कि ये टेस्ट दूसरे टेस्ट के नंबर है और ये पहले टेस्ट के नंबर है। अब विज्ञान में 7 तो देखो यहाँ पहले 6 थे, अब थोड़ा सा बढ़ गया, ये 7 आ गए और इसको भी हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, अब हिंदी में कितने, 5, पहले 3 ही थे, पहले 2 ही थे, अब 5 तो 5 यहाँ है तो ये थोड़ा सा ऊपर लेंगे और ये 5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बना लेंगे। संस्कृत में पहले 3 थे, अब 7 हो गए, अब 7 पे लेंगे तो इस 7 से देख लेंगे यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको इस पर संस्कृत में यहाँ है, सॉरी संस्कृत यहाँ है ना, ये 7 पे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी क्या कर देंगे, प्लग कर देंगे। अब सामाजिक विज्ञान में पहले 5 थे, अब कितने, 4, तो 5 थे ना, अब 4 थोड़ा नीचे रह गया, ये 4 हो जाएंगे और इस प्रकार से इनको भी। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है। तो सबसे पहला काम होता है आंकड़ों को इकट्ठा करना, संग्रह करना। संग्रह करने के बाद आंकड़ों को संगठित करते हैं। संगठित 2 तरीके से करते हैं, सारणीबद्ध और दंडालेख। सारणीबद्ध पिछला बताया था, दंडालेख ये आगे समझ में। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट है वो समझने आपको, उतारो। अबे आपके माध्य, बहुलक, परिसर, संयोग और प्रायिकता, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इजी है, तो ध्यान से देखना है इनको। देखो माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है आपके सभी आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या भाग में आंकड़ों की संख्या, ये सूत्र होता है आपकी। ठीक है ना, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यह आपकी किताब में ऐसे भी है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, बात एक ही है। जैसे मान लो प्रश्न में आ गया कि 2, 4, 6, 8 इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, माध्य। बेटा कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य बराबर, अब देखो सूत्र क्या है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये आंकड़े हैं सभी, इनका सबका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, मतलब सबको जोड़ लेंगे, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 जोड़ लिया। अब आंकड़े कितने हैं, आंकड़ों की संख्या भाग में, तो 1, 2, 3, 4 आंकड़े कितने, 4, तो ये आंकड़ों की संख्या आ जाएगी भाग में 4। अब जोड़ो इनको, 2 × 4 = 6, 6 × 12 = 12 और 8 कितना हो गया, 20 भाग में 4, 4 का भाग लगाओ, 4 × 5 = 20, तो ये आ जाएगा इसका माध्य। तो आपको जितने भी आंकड़े दे रखे हैं सबको जोड़ना है और जितने आंकड़े हो उसका क्या लगाना है, आपको भाग लगाना है, तो आपके क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। यानी कि सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये इसका सूत्र होता है। समझ में आ गया। अब दूसरे नंबर पे है आपके माध्यक। दूसरे नंबर पे क्या है, माध्यक। अब देखो माध्यक क्या होता है, जैसे मान लो कुछ आंकड़े दे रखे हैं आपको, जैसे ये दे रखे हैं 6, 5, 3, फिर 7, फिर 9, ठीक है ना, फिर दे रखे हैं आपको 5, फिर दे रखे हैं आपको 4, ठीक है, ये आंकड़े दे रखे हैं। अब आपसे कहा है कि इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य। आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, किसी विषय में प्राप्त अंक हो सकते हैं, किसी अलग अलग विषय में प्राप्त अंक हो सकते हैं, कुछ भी आंकड़े हो सकते हैं जो मैंने पहले बताए थे। अब आपको इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के सबसे पहले जो आंकड़े दे रखे हैं उनको या तो आप जमाओगे आरोही क्रम में या जमाओगे अवरोही क्रम में, तो दोनों में से कोई से एक क्रम में जमाना है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही मतलब घटता हुआ, दोनों में से किसी एक क्रम में जमाना है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम होगा, तो सबसे पहले छोटा नंबर आएगा 3, फिर उससे बड़ा नंबर 4, फिर उससे बड़ा नंबर 5, फिर दोबारा आ रहा है 5 तो ये 5, फिर उससे बड़ा नंबर 6, फिर उससे बड़ा नंबर 7 और फिर उससे बड़ा नंबर कितना है 9। तो इस प्रकार से सबसे पहले उसको हम किस क्रम में जमा लेंगे, आरोही क्रम में जमा लेंगे या अवरोही में, जो आप जमाना चाहते हो। अब इधर से और उधर से दोनों तरफ से जो नंबर बीच में आ रहा हो, देखो इधर से 1, 2, 3, 4 नंबर पे ही आ गया,
1 2 3 4 नंबर पे ही आ गया, मतलब दोनों तरफ से बीच में आ रहा है ये 5, तो माध्य कितना हो जाएगा आपके, माध्य हो जाएगा आपके 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में आया? माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या तो आरोही क्रम में जमाएंगे या अवरोही, दोनों में से कोई से भी क्रम में जमा सकते हो। इधर से और उधर से जो वाला नंबर बीच में आएगा वो क्या कहलाएगा, आपके माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्य। या इसके लिए एक सूत्र भी होता है, सूत्र होता है n+1/2, ये होता है विषम संख्या के लिए, विषम संख्या, ठीक है। और एक होता है n/2, ये होता है आपके सम संख्या के लिए, सम संख्या। अब देखो कैसे काम करते हैं ये सूत्र, n+1/2, n का मतलब होती है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर है 7, टोटल कितने आंकड़े हैं 7 आंकड़े हैं, ठीक है। विषम है 7, ये वाला सूत्र लगेगा, यानी कि n का जो मान है वो 7 है। तो देखो यहाँ पर n की जगह 7 + 1/2, 7 और 1 हो गया 8/2, 2 का बार कितनी बार आएगा 4 बार। तो यहाँ से गिनो 1 2 3, चौथे नंबर पे कौन आ रहा है 5 आ रहा है, 4 नंबर पे कौन आ रहा है 5, समझ में गया। तो 4 नंबर पे 5 आ रहा है, इसका मतलब माध्य कितना हो गया 5 हो गया, समझ में गया ना। विषम के लिए अगर सम होता तो हम सम के लिए जैसे यहाँ पर ये, ठीक है ना, अब इसके लिए हम क्या लगाते हैं n/2 लगाते हैं, तो n 4 है तो n/2 लगाते हैं, तो n 4 है तो उस हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका कैसे क्या निकालोगे, माध्यक निकालोगे। अब तीसरे नंबर पे बहुलक। देखो बहुलक क्या होता है, जो आंकड़े दे रखे हैं, जैसे मान लो 2 4 6 फिर 2 फिर 2 फिर 7 फिर 6 फिर 8, ये आंकड़े हैं हमारे पास। इन आंकड़ों में बहुलक में हमें ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आंकड़ा आ रहा है, मतलब कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि 2 देखो 3 बार आ रहा है 3 बार, और कोई सा भी नंबर 3 बार नहीं आ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब बहुलक क्या हो गया, बहुलक हो गया 2। जैसे इसमें देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, देखो 5 2 बार आ रहा है 5 2 बार, 5 यहाँ भी 2 बार आ रहा है, इसका मतलब बहुलक कितना हो गया 5। ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार इसमें आया वो क्या कहलाएगा, आपके बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक। समझ में आ गया बहुलक, ये हो गया। अब देखो परिसर। परिसर क्या होता है, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा माइनस करते हैं, मतलब सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इसमें से माइनस करो आप सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो क्या निकलता है, परिसर निकलता है। परिसर को प्रसार भी कहते हैं, परिसर को क्या कहते हैं, प्रसार भी कहते हैं। अब देखो जैसे ये आंकड़े हैं, अब इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 8 है, 8 ही है तो 8 माइनस सबसे छोटी संख्या कितनी है 2 है तो 2, 8 में से 2 गया तो कितना आ गया 6, तो परिसर कितना निकल के आ गया, इसका परिसर निकल के आ गया 6। तो इस प्रकार से आप क्या निकालोगे, परिसर। अब लास्ट में संयोग और प्रायिकता। देखो संयोग और प्रायिकता क्या होती है, आप इनको अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्नावली में आपको बहुत ही आसान हो जाएगी इनसे। तो देखो संयोग और प्रायिकता, चांस लेना, संयोग और प्रायिकता, ठीक है ना। तो क्या होती है, अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, चांस, इसको संयोग को चांस कहते हैं। चांस मतलब जैसे कोई भी सिचुएशन होती है, जैसे सिक्का होता है, सिक्का। अब सिक्के में क्या होते हैं, एक तरफ तो होता है भारत और एक तरफ क्या होता है पैसा। जो भारत होता है उसे अंग्रेजी में हेड कहते हैं और जो पैसा होता है उसे टेल कहते हैं, मतलब इसको तो बोलते हैं चित और इसको बोलते हैं पट, ठीक है। अब जो सिक्का होता है, सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू, मतलब एक तरफ तो होता है भारत और एक तरफ क्या होता है पैसा होता है। तो जब हम प्रायिकता निकालते हैं तो उसके लिए एक सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, परिणाम बटे में होता है कुल परिणाम, मतलब किसी भी चीज को होने और नहीं होने के कितने चांस है। जैसे मैंने कहा कि कल बारिश होगी, अब बारिश का अनुमान लगाया तो वो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, या होगी तो उसके कितने प्रतिशत चांस है। कोई भी काम किया, जैसे सिक्का उछाला, अब सिक्के में भारत आएगा या पैसा आएगा हम पहले से नहीं बता सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि भारत भी आ सकता है और पैसा भी आ सकता है। तो जैसे मान लो कि मैंने एक सिक्का उछाला, अब सिक्का उछाला तो मेरे पास क्या आ गया, हेड आ गया, मतलब चित आ गया, मतलब भारत आ गया। अब मुझे पता करना है कि भारत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले सूत्र क्या था, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम।
अब सिक्के को जब उछाल दे तो उसमें कुल परिणाम कितने? 2। या तो होगा भारत या होगा पैसा, या तो होगा चित या होगा पट। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 2। भाई 2 ही तो आएंगे, या तो भारत आ सकते हैं या पैसा, 2 ही आ सकते हैं। तो कुल परिणाम को तो हम नीचे लिखेंगे 2। ठीक है, अनुकूल परिणाम। और उसमें से क्या आ गया? हेड आ गया। कितने? एक ही है तो 1। तो बताओ हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 हो जाती है। जैसे मान लो लूडो खेलने का हुआ, लूडो खेलने का मतलब पासा, वो सांप सीढ़ी खेलने का आता है पासा, पासा बोलते हैं, जैसे पासा डाइस बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। अब जो पासा होता है सांप सीढ़ी खेलने का, उसमें कितने फलक होते हैं, मतलब कितने नंबर लिखे होते हैं? 6। जैसे 1 नंबर, 2, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे 6 अंक लिखे हुए होते हैं उसमें, ठीक है। 6 साइड होती है, ऐसे लिखा होता है। अब देखो इसमें प्रायिकता निकालनी है तो कुल परिणाम मतलब कुल तो कितने हैं इसमें? 6। अब आपने प्रश्न में पूछ लिया कि एक पासे को उछाला जाता है तो 4 आने की प्रायिकता बताओ। अब तो बताओ 4 कितनी बार आ सकता है? 1 बार। मतलब टोटल उसके पास कितने चांस है? 6। 6 में से एक चांस ऐसा है जिसमें कितने आएंगे? 4 आएंगे, ठीक है ना। अब जैसे पूछ लिया जाए कि ऐसी उसकी प्रायिकता बताओ कि 4 से छोटा अंक कितनी बार है? 4 से छोटा अंक होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम तो कितने हो गए? 6। अब 4 से छोटे कितने? 1, 2, 3, ऊपर आ जाएगा 3। 3 का भाग 3 में 1 बार और 3 का भाग इसमें 6 बार। तो इस प्रकार से आप प्रायिकता मतलब चांस वाले जो टॉपिक है उसको हल करेंगे। यदि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और बाकी हम प्रश्नावली में अच्छे से समझ लेंगे। ओके।